जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य सी ए पी एफ ए सी। माई सेल्फ नीलेश संतोष मासूले, ऑल इंडिया रैंक 64 सी ए पी एफ ए सी 2019 examination. As per the demand of so many aspirants, that important topics for paper 2. So we have already discussed the part 1 of the important topics for paper 2 polity. So जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं पॉलिटी के, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ आप उसको विज़िट करो और वो देखो पहले। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूँगा, उसके आगे हम करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, अब 11 नंबर से हम शुरू करते हैं। See, the 11th question, should we carried out nationwide NRC? It will be asked in argument writing. So friends, we know the debate of NRC and CAA, that Shaheen Bagh protest in 2019. We know that this news may be outdated, पर क्या है ना, अभी न्यूज़ में तो है एनआरसी कंडक्ट करने का, या CAA के रूल्स होम मिनिस्ट्री से लॉन्च हो गए हैं। तो मे बी लास्ट ईयर मतलब 2020 में क्वेश्चन पूछा नहीं है, सो देर आर चांसेस वो पूछ सकते हैं। तो एनआरसी आप डिटेल में प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इट इज़ द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक फॉर एसे और फॉर रिपोर्ट। ये पूछ सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर होलिस्टिकली दैट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। थर्ड टॉपिक इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। it will be asked for the essay और रिपोर्ट। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके बारे में फैक्ट्स आप देख लो। ADR की रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में फैक्ट्स दिए हुए कि इन 2014 इलेक्शन कितने MPs या MLAs क्रिमिनल चार्जेस उनके थे, या 2019 के इलेक्शन में कितने MPs और MLAs के अगेंस्ट चार्जेस है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपनी डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया इज़ द फ्लॉड डेमोक्रेसी। सो ये फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर हम ये एक रीज़न बता सकते हैं कि वी आर फेसिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो प्रिपेयर होलिस्टिकली फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। एज UPSC have been asking these specific questions, so that's why women specific question can be asked and can be formed in terms of political participation of women. So we know the very less political participation है वुमेन का एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल रेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये स्पेसिफिक पूछा भी नहीं आता है तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो भी ऐसे आता है या आर्गूमेंट आता है, सो दिस पॉइंट कैन बी एडेड इन आवर आंसर। So prepare participation of women in politics. It may be asked in essay or report. Judicial reforms are essential for deepening the democracy. As we know, the judiciary is also facing some challenges. जैसे कि एक्स CJI थे, उन्होंने ओपन नॉट CJI, जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ओपन कॉन्फ्रेंस ली और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के बारे में क्रिटिसिज्म किया। वैसे ही अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी केस चल रही थी। तो ऐसे काफ़ी करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज़ में जुडिशियल रिफॉर्म्स के इम्पोर्टेंस हमें दिखाई देते हैं। और जैसे कि डिलेड जस्टिस इज़ जस्टिस डिनाइड एज वी नो, सो दैट्स वाई जुडिशियल रिफॉर्म्स आर वेरी इसेंशियल फॉर डीपनिंग द डेमोक्रेसी एज इट इज़ दी one of the pillars of our democracy. So guys, please prepare holistically about judicial reforms. Next topic is role of civil society and NGOs in nation building activities. In the last year, the question was role of army in nation building activities. 3-4 साल पहले रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो इसेंशियल पार्ट है अपनी डेमोक्रेसी का, अपनी सोसाइटी का, सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ दैट इसेंशियल या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इन आवर नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। सो ये थर्ड सेक्टर मैंने ब्रैकेट में लिखा है। सो थर्ड सेक्टर ये क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट सेक्टर इज़ गवर्नमेंट, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर, सेकेंड इज़ प्राइवेट सेक्टर, एंड ये थर्ड सेक्टर मीन्स रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़, NGOs, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ऐसे जो है इनको बोलते हैं थर्ड सेक्टर। सो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड NGOs बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में हो
या वुमेन एम्पावरमेंट में हो, या चाइल्ड लेबर एबोलिशन में हो, LGBTQ कम्युनिटी है उनके लिए हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में ये सिविल सोसाइटी यानी NGOs काम करती है। तो ये नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ये थॉरली प्रिपेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ आधार अ पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। ये एज इट इज़ मैंने टॉपिक उठाया है विजन IAS जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, वहाँ से, क्योंकि आधार कार्ड का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आधार के बारे में होलिस्टिकली प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो आधार के बारे में आपको कैसे भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, आधार की ज़रूरत, आधार का सक्सेस है या नहीं है, आर्गूमेंट में भी पूछ सकते हैं, या ऐसे में आधार की इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। अब ये स्टेट ऑफ आधार पूछा है, तो मे बी आधार की पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और सम चैलेंजेस, और गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स होंगे, टेक्नोलॉजिकली कुछ एडवांसमेंट लाए होंगे, सो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर ऐसे। तो सॉरी, ब्रैकेट में मैंने आधार ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ऐसे आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक 18th, ई गवर्नेंस रिवोल्यूशन इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। We know we are trying to adopt a good governance, and the e-governance is also the part of good governance. So e-governance is effective governance, efficient governance, ये हमें पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो ये ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्टर में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, तो हर एक सेक्टर में ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है। तो यहाँ मैंने टर्म यूज़ की है रिवोल्यूशन। तो ये रिवोल्यूशन सच में है, जो पहले इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड्स आप समझ लो, ई गवर्नेंस है, रिवोल्यूशन एक है, और एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। तो तीनों टर्म्स को आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लिखना क्या है, ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसा है, और कैसा उसने इस पूरा सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज किया हुआ है। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एसे। नेक्स्ट टॉपिक 19th, मिशन कर्मयोगी और रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी। As we know, it was in news, and the government has launched the mission Karma Yogi to reform our civil services. तो जो पर्सनल्स है ऑफ सिविल सर्विसेज, उनमें डायनामिज्म लाने के लिए, जो स्टैग्नेंसी वी आर फेसिंग, सो दैट स्टैग्नेंसी कैन बी अबॉलिश्ड बाय ब्रिंगिंग द डायनामिज्म. So currently we are we have been adopting that rule based bureaucracy, but now government is thinking about to bring role based bureaucracy. तो ये रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी क्या है, मिशन कर्मयोगी क्या है, उनके लिए क्या क्या लाए, तो इन रिपोर्ट वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट मिशन कर्मयोगी, और ऐसे में भी आ सकता है रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी। तो ये थोड़ली आप प्रिपेयर कर सकते हो, या तो मिशन कर्मयोगी आप एज अ फॉर्डर मटेरियल, जब भी कुछ कोई आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें एज आंसर एज अ फॉर्डर मटेरियल यू कैन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फेवरेट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसके ऊपर काफ़ी बच्चों ने आंसर लिखे हैं, मुझसे इवेल्यूएट भी किए हैं, काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हुए, काफ़ी होलिस्टिकली और अलग अलग डायमेंशन से आंसर लिखे हुए, क्रिएटिविटी भी आंसर में थी बच्चों के। तो बहुत खुश हुआ मैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। पर सबने एक मिस कर दिया है लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो कि लॉ कमीशन ने बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन बी अडॉप्टेड, बट उन्होंने कुछ ऐसे एक सोल्यूशन दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर इलेक्शन आधे टर्म में ही ख़त्म हो जाता है, तो क्या नया इलेक्शन करे, क्या वही सिस्टम आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में बहुत अच्छा रिपोर्ट है। तो मैं अभी यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा नहीं, यू हैव टू सर्च दैट लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। सो जिन्होंने लिखा नहीं है वो प्लीज़ आर्गूमेंट राइटिंग या प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन हिंदी बी द चॉइस फॉर वन नेशन वन लैंग्वेज, आर्गूमेंट और ऐसे। अब फॉर द ऐसे टॉपिक, वन नेशन वन लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर आर्गूमेंट कैन हिंदी बी द चॉइस फॉर वन नेशन वन लैंग्वेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये पूछा भी जा सकता है। सो प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोमिसेस एंड पेरिल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी एज वी आर फेसिंग द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन ऑफ COVID-19 second wave case. Similarly, as per the other sectors, judicial system is also collapsed in terms of its functioning. So that's why digital justice delivery we brought, and उसके बहुत challenges, उससे advantages तो है ही है, but कुछ disadvantages भी है, challenges भी है। तो यही questions important है। Actually there was a article in the Hindu newspaper
ऑन 10th ऑफ जून। तो मैंने वो पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है कि द प्रॉमिस एंड पेरिल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। अब देखो, जरूरी नहीं कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, सो वी कैन यूज दिस डिजिटल जस्टिस डिलीवरी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये यूज़ कर सकते हैं ना हम। तो ऐसे ही हमें इंटरलिंकेजेस करने हैं। देखो, टॉपिक्स ये ऐसे नहीं कि 100% आएंगे, ये मैं नहीं कहूँगा, पर इस टॉपिक के बारे में अगर हम होलिस्टिकली प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए हो, हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने बताया, पर जुडिशियल रिफॉर्म से क्वेश्चन आता है तो हम ये लिख सकते हैं डिजिटल जस्टिस डिलीवरी, ऐसा है। Moving towards next question, that is 23rd, frequent internet shutdowns show the perils of flawed democracy. देखो, as we know, the internet shutdown incidences in JNK, जब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था आर्टिकल 370 का वो वापस ले गया, तब इंटरनेट शटडाउन था दोस्तों। बहुत 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 बुरे हाल थे वहाँ पे। मतलब इंटरनेट नहीं, ये सोचो आप, हमें एक दिन इंटरनेट नहीं चलता है, या तो चलो ये ठीक है, पैक ख़त्म हो गया, वो बात भी बहुत दूर की है। अगर अपना नेट स्लो भी चलता है तब भी हमें इतना गुस्सा आता है कि यार ये क्या है, नेटवर्क नहीं आया है, मैसेज डिलीवर नहीं हुए, चाहे वो इंटरनेट है। पर दोस्तों वहाँ पे एक साल, डेढ़ साल, दो साल इंटरनेट नहीं होता है, तो सोचो कि क्या हाल हो सकते हैं वहाँ के। तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों इंटरनेट शटडाउन इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर, and what will be the consequences of internet shutdowns on livelihood of the people, that should be written in our argument or essay और रिपोर्ट में भी आ सकता है। जस्ट दे विल मेंशन इंटरनेट शटडाउन्स इन essay, वो पूछ सकते हैं, एंड आर्गूमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये होलिस्टिकली आप प्रिपेयर करके रखो। नेक्स्ट 24th टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी बहुत चर्चे में है, जैसे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस चीज़ को दोहराया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ज़रूरी है। एज वी नो, इट इज़ मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 44, तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। 25th क्वेश्चन है, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट क्रॉस सेपरेशन ऑफ पावर्स। सॉरी, डबल ऑफ हो गया। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट क्रॉस सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब देखो, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी के बारे में क्वेश्चन किया, और ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। एज वी नो द कंसेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। सो ये उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप थोरोली पढ़ो, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, क्या वो करना चाहिए। एज वी नो देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑल्सो, so you have to prepare separation of power, judicial activism, judicial overreach. Okay, so this question can be asked in our essay or in our argument. So ये 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के अभी तक के जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम अगस्त 2020 टू अप्रैल 2021 तक है। अप्रैल मई जून के जो करंट अफेयर्स में पॉलिटी के जो आएंगे वो मैं अपडेट करते ही जाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये आप देखते रहिए, जैसे कि शौर्य CAPFAC जो मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है फॉर द गाइडेंस पर्पज़, तो एज पर द डिमांड ऑफ द कैंडिडेट्स वी हैव लॉन्च्ड डेडिकेटेड पेपर टू टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो टेस्ट नंबर 4 इज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑन द 10th ऑफ जून। तो जिन्होंने एनरोल अभी किया नहीं है और जो चाहते हैं कि एक प्रॉपर इवेल्यूशन हो, प्रॉपर नंबर 16 भी हो कि कितने नंबर्स आएंगे, तो इसके बारे में अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो आप टेस्ट नंबर 4 के लिए एनरोलमेंट कर सकते हो। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो ये फीचर्स हो गए उसके, टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि ये बिल्कुल UPSC के पैटर्न पे ही सेट हो गए। ये मेरे से ही डिज़ाइन किए हुए हैं, मैंने ही खुद क्वेश्चन सब बहुत थॉरोली रीड करके जो करंट अफेयर्स है उनको थॉरोली कवर करके वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने पेपर बनाया हुआ है। पेपर बिल्कुल जो UPSC का जैसे पेपर होता है वैसा ही पेपर बनाने की मैंने कोशिश की है। इसमें पूरा फुल लेंथ ये टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग योर ग्रामर, प्रेसी एंड कॉम्प्रहेंशन। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, UPSC पैटर्न, एंड पेपर विल बी डिज़ाइन एंड इवेल्यूटेड बाय द रिकमेंडेड कैंडिडेट, दैट इज़ बाय मी। आप ये टेस्ट शेड्यूल है 10-10 दिन में, जैसे कि 10th ऑफ जून को एक हो गया, फिर 20 जून को है, 30 जून को है, ऐसे। तो आप कभी भी लिख सकते हो।
and it is my commitment that within a 5 to 6 days that you will get your evaluated copy. डिटेल डिस्कशन ऑफ क्वेरीज ऑन फ़ोन कॉल ये भी होता है। आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे बिंदास कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे कॉल कर सकते हो और कॉल पे बता सकते हो। यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज़ में ही मैं फ्री मेंटरशिप भी दे रहा हूँ पेपर 2 के लिए। आपके जो भी कुछ डाउट्स है उसके लिए मैं पूरे मेरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और इसके लिए मैं कंटेंट मटेरियल भी देता हूँ कि ये मैं मॉडल आंसर नहीं कहूँगा, क्योंकि डोंट नो मॉडल आंसर इट मीन्स इट इज़ एन आइडियल आंसर। तो ये आइडियल आंसर कुछ होता नहीं है, किसी को पता नहीं कि यूपीएससी कैसे आंसर देती है, बट कंटेंट मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सपोज़ कोई ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका पूरा मैं कंटेंट आपको दूंगा और वो कंटेंट आपको हेल्प करेगा आपके एनरिचमेंट ऑफ कंटेंट दैट विल बी यूज्ड इन योर मेन एग्जामिनेशन। सो ये कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी फ़ीस है दोस्तों, आप सिर्फ सिंगल टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो आप, तो उसके लिए 400 है, 400 रुपीज़ ओनली फॉर अ सिंगल टेस्ट। अगर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहते हो तो 3000 रुपीज़ है, 8 टेस्ट उसमें है, आप कभी भी उसको ले सकते हो। एंड अगर आपने कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, अब ये मैंने फीचर इसलिए रखा है कि काफ़ी बच्चों ने टेस्ट सीरीज बाहर ज्वाइन की है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर इवेल्युएशन। सो अगर आपके पास कोई टेस्ट ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है या आपने किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया है और वो मुझसे इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे मिनिमम 350 रुपीज़ रखे हुए हैं। दोस्तों ये मेरा कमर्शियल प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। फीस मैंने इसीलिए रखी है कि यहाँ पे मेरी भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे और ये आपका जो सीरियसनेस बिहेवियर है वो भी रहे। जहाँ हम पे कर रहे हैं वहाँ हमें पता है कि हमने ये जो पेमेंट दिया हुआ है वो अपने पिता के या माता जी के दोनों के कष्ट से जो पैसा कमाया हुआ है वो हम पे कर रहे हैं। तो ये उसकी अहमियत, उसका इम्पोर्टेंस हमें रहेगा और हम उतना ही ताकत से, उतना ही ज़ोर से हम एनर्जेटिकली ये टेस्ट हम लिखते हैं। इसलिए मैंने मिनिमम फीस रखी है। जिनको कुछ भी डाउट्स होंगे वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आप बेशक मुझे पूछ सकते हो। ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप तो प्लीज़ शौर्य CAPF SE AR64 नीलेश मासूले नाम से शौर्य वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आंसर आप लिख सकते हो, मैं उसको डेली इवेल्युएट कर देता हूँ, फ्रीली है वो आंसर इवेल्युएशन, वो मैं ग्रुप में भी सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम मेरा खुद का पेज है, वहाँ मैं मेरी पर्सनल चीज़ें भी अपलोड करता रहता हूँ, यू कैन ज्वाइन इट। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।